हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप हेडिंग देख ही चुके होंगे कि हम कवर करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हमारी एक्सरसाइज 6.5 पूरी पाइथागोरस प्रमेय पर बेस है। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है हाई स्कूल का, उसमें पूरी पूरी पाइथागोरस प्रमेय आपकी 6 नंबर में आएगी, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पाइथागोरस प्रमेय एक इतनी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम में पूरे पूरे 6 नंबर दिलाएगी। और क्वेश्चन नंबर जो 7वां आएगा उसके का या खा में अथवा में आपको पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व करने के लिए आएगी। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम उसी 6 नंबर को पकड़ें और मजबूती के साथ उसको तैयार करें, ताकि वो 6 नंबर का क्वेश्चन हमसे गलती से भी छूटे ना। तो फ्रेंड्स, इसी के लिए हम आए हैं पाइथागोरस प्रमेय आपके सामने लेकर। फ्रेंड्स, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा कि आपको मजा भी आएगा और वीडियो भी पसंद आएगी, क्योंकि पाइथागोरस इस प्रकार समझाएंगे हम कि सीधा आपके माइंड में फिट हो जाएगी। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको एक थ्योरी दी जाएगी, तो उस थ्योरी को हम लिखेंगे, फिर हम आपको आगे बताएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये थ्योरी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको दिया जाएगा कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, एक कंडीशन आपको दी जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आपको पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स, इसी थ्योरी को हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। अब सबसे पहले हम आपको कर्ण की जानकारी देंगे, समकोण त्रिभुज की जानकारी देंगे। तो समकोण त्रिभुज, ऐसा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है या 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये तो हो गया समकोण का कॉन्सेप्ट। लेकिन समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, सबसे पहले ये बताएंगे। जब हम आपको चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, तब उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या कौन कौन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बताएंगे समकोण त्रिभुज और कर्ण के बारे में। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज हमारा इस प्रकार का होता है, जिस प्रकार हमने आपके लिए बनाया है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये 90 अंश का कोण होता है, तो ये तो समकोण त्रिभुज होता है। अब फ्रेंड्स, जो 90 अंश का कोण होता है, इसके सामने की भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। फिर से समझेंगे कि जो 90 अंश का हमारा कोण होता है, उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। दैट्स इट। फिर से समझेंगे, जो 90 अंश के कोण के सामने की भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। अब बचा लंब और आधार, तो आप किसे भी मान सकते हैं, चाहे आप इसे लंब मान लें या आधार मान लें या फिर इसे लंब मान लें। तो हमारा फिर ए बचा भुजा हमारी कौन सी हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और ए वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी। तो हम समझेंगे कि अब हम यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समकोण के सामने कर्ण होता है, लंब और आधार आप इन दोनों में से, भुजाओं में से किसी को भी ले सकते हैं। तो इस आकृति से आपको एक क्लियर हुआ होगा कि कर्ण किसे कहते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम आएंगे कहाँ पर? अपनी पाइथागोरस प्रमेय पर। ये तो हमने बता दिया समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में कर्ण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम आपके सामने बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये समकोण त्रिभुज नहीं है, तो हम बताते हैं किस प्रकार समकोण त्रिभुज बनेगा। ए, बी और सी, इसी प्रकार डायग्राम आप भी बनाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा बी कोण है वो समकोण है। फिर से समझने की कोशिश करना कि हमने जो त्रिभुज ए बी सी बनाया, ये समकोण त्रिभुज है और इसका बी कोण समकोण है। इतना क्लियर होने के बाद आगे बढ़ेंगे, फिर से समझेंगे कि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, इसका कोण बी समकोण है। इसके बाद हमसे क्या कहा गया है कि कर्ण का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पर हमारा 90 के सामने क्या है? कर्ण ए सी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए सी, और उसने क्या कहा? कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग बराबर, उसने कहा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बराबर हमने लिख दिया। अब शेष दो भुजाएं हमारी ए बी बची और बी सी बची, तो इनके योग के, तो यहाँ पर हमने कर दिया इनके योग के वर्ग के अनुपात के, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इस भुजा का वर्ग करेंगे, प्लस इसके बाद हमारी ये बी सी भुजा है, इसका हम वर्ग करेंगे और इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग
उसकी दो भुजाओं मतलब लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने आपको थ्योरी क्लियर करा दी कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजाएं ए बी और बी सी थी, इनके वर्ग के योग के हमने बराबर करके आपको बता दिया। तो ये तो हो गया थ्योरी और हमें ये प्रूफ करना है, लेकिन एक किस प्रकार प्रूफ होगा अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसे प्रूफ करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी? एक रचना करनी पड़ेगी। रचना हम इस प्रकार करेंगे कि यहाँ से हम एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? शीर्ष लंब डालेंगे। तो हमने यहाँ पर एक लंब खींच दिया जो कि है बी डी। तो हमने बी डी लंब भुजा ए सी पर खींच दिया, मतलब कि बी डी लंब ए सी पर खींच दिया। ये क्यों खींचा आपको सब पता चलेगा। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ये तो बेसिक कंसेप्ट था जो आपको समझने की कोशिश करनी थी। तो हमें प्रूव करना है ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो सबसे पहले अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसका बी कोण समकोण है। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल। अब फ्रेंड्स ये हमें दिया नहीं था, इसको हमने माना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माना ए बी सी। यहाँ पर आप देखेंगे हमने लिखेंगे माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या? एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक समकोण त्रिभुज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि हमने क्या लिख दिया? माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जिसका कोण भी समकोण है। तो आपको ये सब बताना पड़ेगा, तभी आपको पूरे पूरे 7 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। बहुत सिंपल बता रहे हैं, स्लोली स्लोली बता रहे हैं, सब समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद हमने ये भी बता दिया कि बी कोण समकोण है। अब सबसे पहले हमने अभी आपको क्या बताया था कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो अब आप दूसरे नंबर पर यही लिखेंगे कि सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सिद्ध करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड जो हमें सिद्ध करना है उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए सी का वर्ग बराबर शेष दो भुजाएं ए बी और बी सी। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग के बराबर होता है। तो हमने प्रूफ हमें ये सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है या शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हमें प्रूफ करना है, इसको भी हमने बता दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया आपको पता है ना, अभी हमने रचना की। हमने क्या रचना की कि बी डी लंब हमने ए सी खींचा। तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि रचना। फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? रचना। अब रचना में हमने क्या किया आपको पता है, हमने बी डी लंब ए सी खींचा, मतलब बी डी भुजा पर बी डी लंब खींचा हमने ए सी भुजा पर, मतलब ए सी भुजा पर हमने शीर्ष लंब बी डी डाला। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बी डी लंब। और यहाँ पर बी डी लंब क्या है हमारा? ए सी। और यहाँ पर आप लिख देंगे खींचा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया खींचा। फ्रेंड्स ये लंब का साइन होता है उल्टी टी। एक क्वेश्चन में हमने आपको बताया भी था, ये उल्टी टी इसका लंब का साइन होती है। तो हमने ये भी लिख दिया कि बी डी लंब ए सी खींचा। अब ये तो हमने क्वेश्चन को सजा दिया, बना दिया, जो जो हमने माना था, जो सिद्ध करना था। अब रचना की जो हमें की थी। अब लेकिन हम इसको प्रूफ कैसे करें? इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? हम त्रिभुज पहले ए बी डी लेंगे। पहले सुनना, ए डी बी लेंगे और त्रिभुज बड़ा वाला ए बी सी लेंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला लेंगे। तो ए वाला हमारा त्रिभुज बड़ा वाला हो गया जिसका नाम है ए सी और बी। इसका बी कोण 90 अंश का है, अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर लिखा है समकोण है। इसके बाद हम त्रिभुज छोटा वाला लेंगे। तो हमने इस प्रकार छोटा वाला ले लिया जिसका नाम है डी बी और ए। तो डी बी और ए हो गया और यहाँ पर इसका 90 अंश कोण है। तो हम इन दोनों में क्या करेंगे? समरूपता हासिल करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। और समरूप से क्या फायदा मिलेगा कि हम इनकी संगत भुजाओं को बराबर करेंगे, क्योंकि प्रमेय कहती है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें जब समरूप सिद्ध करेंगे तो हम इनकी संगत भुजाएं भी लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन सा वाला त्रिभुज है? दूसरा ए डी बी में।
तो यहाँ पर आप लिख देंगे ए डी बी में। अब फ्रेंड्स समरूप सिद्ध करने के लिए हमें कोई दो कोण बराबर मिल जाए तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इसका कोण भी 90 अंश है, ए बी सी का कोण भी 90 अंश है, और यहाँ पर ए डी बी का डी कोण 90 अंश है, क्योंकि यहाँ पर ये 90 बना रहा है और यहाँ पर ये 90 बनेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी हम शीर्ष लंब डालते हैं तो ये 90 का कोण बनाता है। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बना और यहाँ पर ये पहले से था, क्योंकि हमने बताया है कि बी समकोण है तो इसका डी समकोण है, और इसका बी का कोण समकोण है तो इसका बी डी के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि कोण बी बराबर कोण डी। तो यहाँ पर आपने लिख दिया, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 90 अंश का है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 90 अंश का है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यदि हमें एक कोण और बराबर मिल जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो अब हम आगे गए तो आप देख सकते हैं कि इसको क्या पढ़ेंगे, ए बी सी, तो इसमें भी एक कोण आ रहा है, और ए बी डी या ए डी बी, तो इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। तो ये कोण क्या हुआ, उभयनिष्ठ हुआ, दोनों में है, तो कोण ए बराबर कोण ए मिल गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण ए, और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कैसे है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण है, जो कि हमने लिख दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, उभयनिष्ठ कोण है। आप देख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण बराबर ले लिए। अब इससे हमें क्या पता चला कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा ए डी बी। ये तो हम कहेंगे क्योंकि हम इनकी संगत भुजाओं के अनुसार भुजाओं को लिखेंगे। त्रिभुज में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसने समझ लिया उसने त्रिभुज को समझ लिया, जान लिया। तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज हमारा कौन सा वाला, त्रिभुज ए बी सी, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब जो हमारी पहले से रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि हम इसको किस प्रकार लिखेंगे। इसको हम ए डी बी नहीं लिखेंगे, हम किस प्रकार लिखेंगे, हम इस प्रकार लिखेंगे कि इसका कोण ए इसके कोण ए के बराबर है, तो यहाँ तो ए आ जाएगा। इसके बाद इसका बी कोण इसके डी कोण के बराबर है, क्योंकि इसमें 90 है इसमें 90 है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद इसका सी बी के बराबर है, तो हमने बी लिख दिया। फ्रेंड्स इसी प्रकार लिखा जाएगा ए डी बी, ना तो ये ए बी डी लिखा जाएगा ना डी बी ए लिखा जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। तो हमने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, और यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कैसे है। तो डबल ए कंडीशन लग गई, मतलब कोण कोण समरूपता लग गई, तो हमने यहाँ पर लिख दिया डबल ए। अब यहाँ पर ये दोनों हमने क्या कर लिए, समरूप सिद्ध कर लिए। अब आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, तो वही कंडीशन अब यहाँ पर फॉलो होगी। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम 90 के सामने ए वाली भुजा लेंगे, उसके बाद हमने इसमें 90 के सामने ए वाली भुजा लेंगे। तो यहाँ पर ए सी का अनुपात ए भी हो जाएगा, तो ए सी बटा हमें क्या मिल जाएगा, ए सी बटा हमें ए भी मिल जाएगा। और हमने ये आपको समझाया भी है कि किस प्रकार लेते हैं। तो समकोण के सामने ए सी थी, इसमें समकोण के सामने ए बी थी, तो ए सी बटा ए बी आ गई। इसके बाद इसका उभयनिष्ठ कोण ए है, तो इसके सामने की भुजा बी सी है, और इसके ए के सामने कौन सी भुजा है, बी डी है, तो यहाँ पर बी सी बटा बी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी सी बटा में बी डी लिखेंगे। तो हमने इसको भी लिख दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देखेंगे कि एक भुजा ए वाली बची, तो इस सी के सामने हम इस पर 3 लाइन करेंगे, और इसमें हमारी बी वाला कोण बचा, तो बी के सामने ए वाली भुजा है, तो यहाँ पर ए बी के अनुपात में हमारी ए डी भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी के बटा में हमारा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ए बी बटा में ए डी, यहाँ पर ए बी बटा में ए डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ए डी हो गया। तो यहाँ पर हमने इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक दिखा दी, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले आपने देखा हुआ कि यहाँ पर ए सी बटा ए बी है, और यहाँ पर ए बी बटा ए डी है, और यहाँ पर बी सी बटा ए डी है। यहाँ पर फ्रेंड्स अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पर ए सी बटा ए बी है, और यहाँ पर ए बी बटा ए डी है। तो यदि हम ए बी का ए बी में गुणा कर देंगे तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको ये पता चल गया। तो हम इस बीच वाली भुजा को नहीं लेंगे, क्योंकि इसका हमारे पास यूज नहीं है। तो हमने क्या लिया, ए बी बटा ए डी भुजा को लिया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि हमने कौन सी भुजा ली, ए बी बटा
ए डी भुजा को ली, हमने क्या ली, ए बी बटा ए डी को ली। एक बार और देख लेते हैं, तो हमने इसकी ए बी ली थी और इसकी हमने ए डी ली थी। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि जब भी बराबर में भुजाएं होती हैं तो क्या होता है, तिर्यक गुणा होता है। तो जब हम ए बी का ए बी में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर बनेगा ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आ गया ए बी स्क्वायर बराबर, क्योंकि ए बी का ए बी में किया तो ए बी स्क्वायर हो गया, बराबर ए सी का गुणा ए डी में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी गुणा हमारा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। और इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया कि हमने दो त्रिभुज लिए, उनमें समरूपता हासिल की, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर किया, क्योंकि भुजाएं समानुपातिक होती हैं समरूप त्रिभुजों की। तो वहां से हमने समीकरण नंबर 1 निकाला। अब फ्रेंड्स इसी प्रकार हम त्रिभुज बी डी सी और ए बी सी लेंगे, वहां से हमें मिलेगा समीकरण नंबर 2, तब ये प्रमेय प्रूफ हो जाएगी। तो सबसे पहले अब इसको हमें रफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हमें इस वाले त्रिभुज की जरूरत नहीं है, तो हम इन दोनों को अब रफ करेंगे, फिर हम आपको आगे अब बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर तो हमने समीकरण नंबर 1 निकाल लिया। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तथा। अब फ्रेंड्स हम दूसरे वाले त्रिभुज में जाएंगे, क्योंकि वहां से हम समीकरण नंबर 2 लाएंगे। तो अब हम इस वाले त्रिभुज में आएंगे, तो हमें एक त्रिभुज चाहिए ए वाला, इसको हम नीचे से बना रहे हैं, जिसका नाम है बी डी और सी। एक तो हम इस वाले त्रिभुज का यूज करेंगे और ए बी सी एक बड़े वाले त्रिभुज का यूज करेंगे इस प्रकार। तो यहाँ पर ये बड़ा वाला है ए बी और ए, और यहाँ पर आपको पता है कि इसका कोण 90 है और इसका कोण कितना है, 90 है। क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 90 है तो हमने बता दिया, और ए बी सी में बी कोण 90 है तो ए भी बता दिया। हमें इन दोनों में क्या करना है, समरूपता सिद्ध करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, तथा त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन सा वाला, बी डी सी में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी डी सी में। अब इन दोनों में हमें क्या चाहिए, समरूपता सिद्ध करना है ना। समरूप सिद्ध करना है तो हमें कोई दो कोण बराबर चाहिए। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि इसका बी कोण इसके डी के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 अंश हैं, तो कोण बी बराबर कोण डी तो मिल गया। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण डी, और यहाँ पर आप लिख देंगे 90 अंश का है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 90 अंश का है। तो एक कोण तो हमें मिल गया, और दूसरा भी आपके सामने है, आपका माइंड कैच कर चुका होगा कि इसमें ए बी सी में सी कोण आ रहा है और बी डी सी में भी सी कोण आ रहा है। तो कोण सी क्या है, बराबर है, मतलब उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर कोण सी, और यहाँ पर आप बता देंगे कि उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या लिख दिया, उभयनिष्ठ कोण है। तो ये हमने लिख दिया उभयनिष्ठ कोण है, और इसको हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः, या आप इसलिए भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन सा वाला, बी डी सी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस प्रमेय। तो सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं इस थ्योरम में कि ए बी सी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका कोण ए है, तो यहाँ पर जो इसका ए कोण है इस बी के बराबर है, वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि सी के बराबर है, बी डी के बराबर है। तो बचा कौन सा कोण, ए वाला। तो ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। इसके बाद इसका बी कोण है तो इसका डी होगा, क्योंकि इसका बी 90 है तो इसका डी लेना पड़ेगा, तो डी ले लिया। अब बचा कुचा सी है तो वो ले लिया, तो बी डी सी हो गया। और यहाँ पर कौन सी समरूपता लगेगी, हमारी डबल ए समरूपता लगेगी। तो फ्रेंड्स इसे हम बाद में लिखेंगे, वरना यहाँ पर हमें इस चित्र को रफ करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मतलब कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर हम इनकी संगत भुजाओं को लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें समकोण के सामने हमारी ए भुजा है और इसमें समकोण के सामने ए भुजा है। तो ए सी के बटा में हम क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी के बटा में हमारा बी सी हो जाएगा, और बराबर का साइन लगाएंगे। इसके बाद इसमें जो बी भुजा है, तो यहाँ पर जो
समकोण के सामने तो हमने ले लिया। इसके बाद हम इस सी के सामने वाली भुजा लेंगे। तो इस सी के सामने यहाँ पर ए बी भुजा है और इसमें सी के सामने बी डी भुजा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बटा हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। अब हम और बराबर बढ़ेंगे आगे, और आगे अब हमारा कौन सा बचा है, ए बचा है। तो ए के सामने कौन सी भुजा है, जल्दी बताइएगा। ए के सामने हमारी बी सी भुजा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी सी बटा। अब इसमें इस बी के सामने वाली भुजा देखेंगे क्योंकि यही बचा है, तो बी के सामने यहाँ पर सी डी भुजा है, तो बटा में क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। अब यहाँ पर इस चित्र का कोई काम नहीं रहा, तो इसको रफ करेंगे। अब यहाँ पर आप आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने इनकी संगत भुजाएं लिख लिया, और हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर हम लिखेंगे डबल ए से। तो यहाँ पर कौन कौन समरूपता से समरूप किए थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर ए सी बटा बी सी है और यहाँ पर बी सी बटा सी डी है। यदि इसका इसमें गुणा करेंगे तो बी सी का स्क्वायर बनेगा। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि हमें ए बी बटा बी डी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बी सी बटा सी डी की ज़रूरत है। हमें किसकी ज़रूरत है, बी सी बटा सी डी की ज़रूरत है। तो हमने इसको लिख दिया। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत ना हो, जिस भुजा की आपको उपयोग ना हो, उसे आप हटा दीजिएगा। तो हमने हटा दिया। अब यहाँ पर बी सी का बी सी में गुणा होगा, क्योंकि बराबर में तिर्यक गुणा होता है। तो बी सी का बी सी में करेंगे तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पर ए सी का गुणा हो जाएगा सी डी में, तो ए सी गुणा क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो हो गया ए सी गुणा में सी डी, और इसे बना देंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे बढ़िया हमने क्या किया कि हमने समीकरण नंबर 1 बनाया और समीकरण नंबर 2 बनाया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप इस वाले त्रिभुज में जाएंगे और बड़े वाले त्रिभुज में, तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। उसके बाद छोटे वाले में जाएंगे और बड़े वाले में जिस प्रकार हम गए, तो यहाँ पर हमने समीकरण नंबर 2 बना दिया। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जितना सॉल्व किया है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको रफ करेंगे, हमें और स्पेस की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स हम इसको रफ करने वाले हैं। तो आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि क्वेश्चन को हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सॉल्व करवाया है इस प्रमेय को। तो फ्रेंड्स वीडियो अभी तक पसंद आई हो आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमें समीकरण 1 व 2 की जरूरत पड़ेगी, तो हम इन्हें रफ नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आप याद रखना हम किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से, मतलब कि हम समीकरण 1 व 2 को अब जोड़ने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी LHS जुड़ेगी और RHS में जुड़ेगी। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले ए दोनों जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ए बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया बी सी स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर हमारा क्या है, ए सी गुणा ए डी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए सी गुणा ए डी लिखेंगे। तो हमने लिख दिया ए सी गुणा में हमारा क्या है, ए डी है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए सी गुणा सी डी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी गुणा में हमारा हो जाएगा सी डी। अब यहाँ पर हमें समीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसको रफ कर दिया। अब आप यहाँ पर आगे क्या देखेंगे कि यहाँ पर भी सी डी है और प्लस के इस ओर भी सी डी है। तो यहाँ से सी डी क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास सी डी कॉमन आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, सी डी कॉमन आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अभी क्या रहेगा, ए बी स्क्वायर रहेगा प्लस का बी सी स्क्वायर रहेगा बराबर। अब यहाँ से ए सी हमारे पास कॉमन आ गया। तो यहाँ पर अब कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, ए डी बचेगा। तो यहाँ पर ए डी लिख दिया और प्लस। फ्रेंड्स आप इस प्रकार समझने की कोशिश करना कि ये ए सी और ए सी अलग हो गया, मतलब कॉमन ले लिया। अब कोष्टक के अंदर क्या बचा, यहाँ से ए डी बचा और यहाँ से प्लस का सी डी बचा। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया। देखना अब ए डी बचा और सी डी, तो ये दोनों जोड़ में थे तो आ गए। अब क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर आप हमें इतना बताइएगा, यदि हम ए डी और सी डी को जोड़ दें तो क्या बनेगा। यदि हम ए डी और सी डी को जोड़ दें तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ए सी बनेगा। तो यहाँ पर हम ए डी और सी डी की जगह पर क्या लिख सकेंगे, यहाँ पर हम ए सी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जितनी ए डी भुजा है उतनी ही हमारे पास सी डी भुजा है। यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ए सी भुजा बन जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए सी, और कोष्टक के बाहर जब कोई साइन नहीं होता तो गुणा का माना जाता है। तो गुणा में हमारे पास ए सी आ जाएगा और बराबर में हमारे पास क्या चल रहा है, हमारे पास है ए बी स्क्वायर
प्लस का है हमारे पास बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुणा ए सी हो गया। जब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं तो होल घात चढ़ जाती है, वर्ग बन जाता है। तो यहाँ पर हम ए सी का गुणा ए सी में करेंगे तो ए सी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, फाइनली हमारे पास आएगा ए बी स्क्वायर और प्लस में आएगा बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिया बी सी स्क्वायर बराबर ए सी का हमने ए सी में गुणा किया तो क्या आ गया, ए सी स्क्वायर आ गया। अब फ्रेंड्स हमें प्रूफ क्या करना था कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करना था। तो हम इस ए सी को यहाँ पर लिख दें तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, या। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए सी को हम इस ओर लिख देंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस का मिल जाएगा बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यहाँ पर हमें क्या लिखना था, इसको प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इति सिद्धम। अब यहाँ पर आपको थोड़ा रिवीजन कराएंगे तभी मज़ा आएगा इस प्रमेय में, थ्योरम में। तो हमने आपको क्या बताया कि इस ए सी को यहाँ पर लिखा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। अब आप हमें सबसे पहले ये बताएंगे कि हमने इस क्वेश्चन, इस थ्योरम को, प्रमेय को कितनी आसानी से बताया। आपको वीडियो 20 से 25 मिनट की जरूर बनी होगी, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो गए होंगे, क्योंकि इस प्रकार प्रमेय आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, ये तो हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा खुद का नया तरीका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने त्रिभुजों को अलग करके बताया ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे। इसी के साथ यह प्रमेय हमारी समाप्त होती है जो हमें सिद्ध करना था। लेकिन आप एक चीज याद रखेंगे कि आप इसे कम से कम 2 से 3 बार करेंगे, तभी आपको भी आने लगेगी और आपके एग्जाम में 7 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि अब जो हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे उसमें इसी प्रमेय के आधार पर पूरे पूरे 17 या 18 क्वेश्चन हैं, तो वो इसी प्रमेय के आधार पर लगेंगे। तो आपको ये प्रमेय पता होना चाहिए क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये प्रमेय भी हमारी समाप्त होती है। और यदि आपको किसी प्रकार का भी डाउट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, करिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और हम आपके डाउट को भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। बस आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि इसको आप कम से कम 2 या 3 बार लगाइएगा, उसके बाद आपको ये प्रमेय स्वयं आने लगेगी, क्योंकि इस प्रकार हमने समझाया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि हम करने वाले हैं अब प्रश्नावली 6.5 स्टार्ट, तो उसमें इसी प्रमेय का यूज था और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने इस प्रमेय को अलग से बताया, क्योंकि ये एग्जाम में 7 नंबर देने वाली है, इसीलिए हम इसको अलग से बताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद।